एट और 10th के हो गए, आपके रहेगा 10th का तो बोर्ड अभी 2 दिन बाद एग्जाम है, तो कल वाले के होंगे, पहले वाले नहीं। चलो साउंड शुरू हो गया, दिख गया हम लोगों ने कुछ चीजें देख ली थी, इंटरक्रॉपिंग देख ली थी कि उसमें कुछ पैटर्न होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग भी देख ली थी, और क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग तो समझते हो ना, व्हाट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग? इफ 2 or 3 crops are produced in same piece of field, then such cropping is called mixed cropping. Now this cropping can be done either with crop rotation or with intercropping. Intercropping में different crops are shown in different rows in a definite pattern. ये देखा था कि नहीं? अब क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि सीजन वाइज द क्रॉप्स आर रोटेटेड इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में 2-3 क्रॉप्स आर सेलेक्टेड एंड दीज आर रिपीटेडली ग्रोन सीजन वाइज इन आइदर क्लॉकवाइज मैनर, और वो पूरा हमेशा यही उगाता ही रहेगा 3 फसलें। जैसे आप समझ सकते हो सोयाबीन हमेशा उगती है। हाँ बोलो। ठंडी लग रही कि नहीं? सही लग रहा है ना? अब हम तीसरी चीज पर आते हैं। पहले क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट था, फिर हमने देखा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, तो नोएल तीसरा क्या होगा? यस, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के क्रॉप प्रोटेक्शन ओके। सो नाउ क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, फील्ड क्रॉप्स आर इन्फेक्टेड। कई चीज होती हैं जो फील्ड में क्रॉप्स होते हैं तो बहुत सारे पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। हाउएवर व्हेन क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, जब क्रॉप को कट कर लिया जाए, देन आल्सो मैनी पेस्ट, इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स। रोडेंट्स का क्या मतलब है? जो मतलब सब स्ट्रेटम में रहते हैं, धरती के नीचे। सो दोज एनिमल्स विच लिव इनसाइड स्ट्रेटा, यानी इनसाइड स्ट्रेटा, सब स्ट्रेटम कहते हैं ना, या अंडरग्राउंड, हु आर लिविंग दैट इज अंडरग्राउंड, दोज टाइप्स ऑफ रोडेंट्स में हार्म। वो क्या कर सकते हैं? जैसे रैट हो गया, रैबिट हो गया, या ऐसे और कोई भी जो हो सकता है जो ग्रेन ईटिंग रोडेंट्स होते हैं, दे कैन हार्म योर प्रोडक्शन व्हाइल इन स्टोरेज। स्टोरेज में भी तुम्हारे अगर मान लो जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पर शीतलक है, वहाँ पर तुमने बहुत सारी बोरियां रख दी, लेकिन चूहों के आतंक से वहाँ भी मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तुम खोलोगे तो खूब चूहे भागेंगे इधर उधर ढूंढते हुए, तो वो तुम्हारी फसलों को खराब कर देंगे, बोरों को काट देंगे, और साथ में अपना भी कुछ एक्सक्रीटा उसमें ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से वो खराब कर देंगे ना तुम्हारे फसलों को, तो फसल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। और ऐसी फसलें क्या फिर एक्सपोर्ट लायक रह जाएंगी? अगर उसमें एक भी रोडेंट ने कुछ भी एक्सक्रीटा डाल दिया तो वहाँ टर्की क्लेम कर देगा कि इन्होंने फसल खराब भेजी, और पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो जाएगी। तो ऐसे में वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर। और आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे भारत में कोल्ड स्टोरेज का बहुत अभाव है, तो अवर प्रोडक्शन इज लार्ज, but our 20% of grains are getting wasted either due to rain or due to degrading, decolorization हो जाएगा। फसलों को रखोगे ना तो कई बार गेहूं सूख जाता है, फिर उसकी रोटी बहुत ऐसी बनेगी, भूसे जैसी, मुलायम नहीं बनेगी। अगर तुमने पुराना गेहूं खा लिया, पिछले सीजन का खाओगे, तुमको पता चल जाएगा कि ये सही गेहूं है। अगर उसका वाटर लूज हो गया तो वो गेहूं बहुत हार्ड हो जाएगा। गेहूं में वाटर भी कंटेंट होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, 15
15% होना चाहिए। तो किसी भी ग्रेन को बहुत दिन रख देने से वो फिर सीड के भी लायक नहीं रहेगा। तुमको ये बात पता है कि जो सीड पैकेट में आते हैं ना, वो 1 साल के अंदर ग्रो कर लेनी चाहिए। ग्रेन से जब तुम नया सीड बना रहे हो, 10 साल पहले के सीड उगाओगे तो उगेंगे नहीं। अभी भी वैसे तो कुछ लोगों ने हिटलर के समय में भी अपने मटकों में सीड रखे थे, उनमें भी 15% में विएबिलिटी है, क्योंकि उसको मिट्टी से ढक के पूरी तरीके से रखा गया था, तो मॉइस्चर लूज नहीं हुआ। तो सीड थोड़े बहुत तो जिंदा रहेंगे, लेकिन विएबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी अगर उनका मॉइस्चर घटता जाएगा ना। सीड अगर सूख गए तो ऐसे सीड्स की फिर कोई मतलब नहीं है। मक्का जानते हो, भुट्टे का दाना, वो सूख जाएगा तो फिर वो विएबल नहीं रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरीके से हमको इसलिए प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि उन्हीं से तो हम नया पेड़ बनाएंगे, नई फसलें उगाएंगे, और इसलिए भी प्रोटेक्ट करना, सो दैट इट्स क्वालिटी ड्यूरिंग न्यूट्रिशन इज ऑल्सो गुड। तो देखिए, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट फील्ड क्रॉप से, सो वी विल सी क्रॉप प्रोटेक्शन इन फील्ड एंड क्रॉप प्रोटेक्शन आफ्टर हार्वेस्टिंग या ड्यूरिंग स्टोरेज। इसकी 2 शाखाएं। तो कहां कहां हमें देखना है बताओ? क्रॉप प्रोटेक्शन ड्यूरिंग कल्टीवेशन, जब आप कृषि का कार्य कर रहे हो, या इन फील्ड। और दूसरा क्या करना है? ड्यूरिंग स्टोरेज। तो स्टोरेज में भी देखना है। सो फील्ड क्रॉप्स आर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड बाय, किसके द्वारा इन्फेक्ट हो सकती हैं? नंबर ऑफ वीड्स हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, और बहुत सारी दूसरी भी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, पेस्ट भी खा सकते हैं, चूहे होंगे तो उनसे भी हो सकता है। एंड डिसीज, प्लांट डिसीज में बहुत सारी डिसीज आ सकती है। फंगस डिसीज, क्या तुमने देखा प्लांट में फंगस भी लग जाती है? ठीक है, तो फंगल डिसीज हो जाएगा, और बैक्टीरियल डिसीज भी हो जाती हैं। बैक्टीरिया, फंगी, बैक्टीरिया, इन सबसे भी बचाना है। ठीक है ना? So they have so potential that they can damage the crop up to such an extent that your complete crop will be lost. अगर तुम देखोगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आतंक किस चीज का है? क्या लोकस्ट का है? तो यहाँ लोकस्ट डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, टिड्डी दल भगाने वाला। तो वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारा टैंक में फ्लूइड होता है, वो छिड़कते हैं। लेकिन ये लोकस्ट जानते हो कहाँ से आता है? पाकिस्तान से पहले अफगानिस्तान, उससे पहले ईरान, और उससे पहले अफ्रीका। अफ्रीका की फसल जब खा जाता है तो वो प्रवेश करता है ईरान में, ईरान की प्रवेश करके फिर अफगानिस्तान की सब फसल खाता है, फिर पाकिस्तान को खराब करके राजस्थान में आता है, राजस्थान में इसको रोक लिया जाता है, मार दिया जाता है, नहीं तो पूरे भारत की फसल खराब कर दे। यानी 4 देश कुछ नहीं कर पाते, वहाँ की पूरी फसल खराब कर देता है। फिर यहाँ पर राजस्थान में जब एंटर करता है तो थोड़ी बहुत तो खराब कर ही देता है, और इन्हीं लोकस्ट की वजह से राजस्थान ग्रेन के उत्पादन में आगे नहीं बढ़ पाया है, क्योंकि बहुत हद तक खराब कर देता है। तो इसलिए यहाँ टिड्डी दल का है, कुछ लोग बर्तन बजाते हैं, कुछ लोग जब तक टीम को बुलाएंगे तो भी है। ठीक है, फिर वो मारेगा तो पूरे गांव में इतने लोकस्ट है कि आर पार न दिखाई दे, हम तुम्हें न दिखाई दे, पूरा भर जाता है खेत। तो टिड्डी का जब आक्रमण होता है, क्या आपने देखा इस तरीके का लोकस्ट का आक्रमण? yes. तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि हाउ लोकस्ट अटैक्स। सर जानवर भी घुस जाते हैं, नीली गाय वगैरह। नीली गाय तो होगी, लेकिन टिड्डी जहाँ एक बार हो गई ना, उसको मिनट लगते हैं फसल चट करने में। 10 मिनट में वो तुम्हारी फसल चाट ले जाएगी। और गाय होगा तो चलो वो नहीं है इतना, थोड़ी बच भी जाएगी वो तो। ना ये देखिए, सर इसके लिए जो फ्लूइड डालते हो
तो थोड़ा बहुत होगा, जो भी वो केमिकल है उनको मारने के लिए। जो चीज़ एक छोटे से कीड़े को मार सकती है वो हमें भी मार सकती है, इतना तो जान ही लो। कोई भी केमिकल डाला जाएगा वो सही नहीं। लोकस्ट अटैक ऑन फील्ड, तो ये देखो, मैं हमारे बच्चों की अंग्रेजी माध्यम शिक्षा गारंटी को वोट दूंगा। मैं 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का किसी को भी हमारे यहाँ सब अलग अलग देंगे, इसकी जो मर्जी है। ये देखो, ये लोकस्ट का ये जो ग्रीन कलर का टिड्डा है, ग्रास होता है, कल जिंदा लाके दिखा देंगे, हमारे पास रखा हुआ ये टिड्डा है, इतना इतना बड़ा। ये देखो राजस्थान में दिखाया गया है, देखते रहते हैं टिड्डे को। ये है टिड्डा, देखा कैसे पत्तियों को मजे से खा रहा है। वो ताली बजाएंगे, सब करेंगे। ये अभी बहुत थोड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन अभी ना अचानक ही आता है। दिखाया नहीं है, लेकिन कई केजी आते हैं हमारे खेत में ही, काफी आ जाएंगे। The desert locust is a type of grasshopper that forms swarms, sometimes covering large areas in clouds of millions and even billions of individuals. And they are found throughout the Middle East, Africa, India, Pakistan, and China. These insects normally feed on plants, but during a swarm, they can also feed on carrion and eat. A simple touch of locust hind legs can trigger a transformation into Let me explain. Desert locusts typically live in solitude, eat sparingly, and avoid their own kind. However, when vegetation dries out, they are forced into close quarters. The constant stimulation from touching each other's hind leg. ये देखो, ये सब ऐसे ऐसे पूरा खेत आ जाएगा। ये बना है, इसका टिड्डा आ गया। ये बना है एल्यूमिनियम। आज जब मैं इस पेड़ के पास गया तो मुझे एक चीज दिखाई दी, एक भी। तो ये सब तुमने देख लिया ना कितने टिड्डे का अटैक होता है। आप ये देखिए, पेंडेमिक इसको माना जाता है, अफ्रीका में भी लोकस्ट को ये माना जाता है। It sounds biblical, but as the world grapples with the COVID pandemic, the continent of Africa is राष्ट्रीय आपदा तक घोषित कर देते हैं। ये Locusts threaten people's ये livestock खा लेगा and पूरा food. पेड़। They're being a menace, eating our grass and Experienced an initial ये swarm. इसका in रूट New है, York City. ऐसे खा जाएगा पूरा। Keith Cressman is the Food and Agriculture Organic and require it, Rains and floods. appealing for millions of dollars a year. Travel And the waivers to all of those involved in the locust campaign, and they're considered as essential services. So these are the locusts। जैसा कि हमारे पास एक ऐसा है जो इसमें बंद है, यही जिंदा भी है, बस इसमें बंद है, ऐसा रिजर्व किया गया है। और बिल्कुल जिंदा देखना तो कल लाके दिखा देंगे, इतना बड़ा हमारे यहाँ है। हमारे ऊपर के भी गार्डन को, टेरेस गार्डन को हार्म पहुंचाता है, फिर मारना पड़ता है उसको। ठीक है, सो इस तरीके से ये सब करते हैं। Also our standing crops are damaged by locusts. ये देखिए, कई और भी चीजें हैं, जैसे इन्होंने बताया कि गाजर घास, सैंथियम, बीट्स के क्या क्या नाम है?
वीड्स जैसे गाजर घास नीचे से उगाती, गाजर जैसे पत्तियां जैसी होती हैं, और ज़ैंथियम, ये सब भी वीड्स क्या करते हैं बताओ, क्या न्यूट्रिशन में compete करते होंगे? तो वो सारे न्यूट्रिशन लेंगे, आपको मेन प्लांट से मिल ही नहीं पाएगा। ओके, तो गाजर घास, ठीक है, उसको कहते हैं पार्थीनियम। गाजर घास या पार्थीनियम। ज़ैंथियम भी ऐसा लिखा गया है, गोखरू। गोखरू, उसमें हल्के हल्के कांटे भी जाते हैं, पैर में लग जाते हैं, तो उसको कहते हैं ज़ैंथियम। These are the some varieties of weeds. ये सब क्या करेंगे, मोथा, और that is Cyperinus rhodiola। ज़ैंथियम है, और ये पार्थीनियम, क्या लिखा है, ठीक है, पार्थीनियम। So are some weeds, ये कुछ weeds हैं, झाड़ झंखार weeds, तो ये नुकसान पहुंचाती हैं। weeds compete from our main plants, या जो भी हमने उगाया है crops for nutrition, वो उसके साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, and they take most of the nutrients. These are so smart, they grow rapidly than our own crop। इतनी जल्दी बढ़ जाएगी, 2 दिन में तुम्हें चला ये कहाँ से साइड से निकला है, तो बहुत वो मुश्किल होगा इनको निकालना। So generally insect attack the plants in 3 ways। 3 तरीके से प्लांट को ये सब जो पेस्ट हैं अटैक करते हैं। Either they eat the root, कुछ ऐसे होते हैं रूट खा जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं स्टेम पर करेंगे, कुछ लीफ पे करेंगे, तो सबका अलग अलग है कि कौन किसको खाएगा। जैसे लोकस्ट है, टिड्डी किसको खाएगा, पत्तों को खाएगा। So प्लांट्स है पी लेंगे, या बोर इनटू स्टेम। अब कुछ ऐसे होते हैं कटफोड़वा, देखा है, वो लकड़ी को ही फोड़ देगा, अच्छे ठक 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 बहुत दूर तक आवाज आएगी। वुड पैकर भी लकड़ी को खत्म कर देगा, तो इसमें लिखा है कि लकड़ी को ही खा जाएगा। ये देखो, The outbreak originated in the Arabian Peninsula, where heavy rains in 2018 and 2019 created the insect's ideal breeding ground. वुड पैकर, ये देखिए, तो वुड पैकर कैसे काम करता है, देखो ये बहुत तेजी से पूरा चिप कर देगा, ये जैसे चीजल है, तोड़ ताड़ देगा, सब छेद बना देगा, कैसे है ना। तो ये देखो कितना बड़ा छेद कर देगा, इतना मजाक करता ना, तो ये सब काम कर देगा। तो इसीलिए इसका नाम ही है कठफोड़वा। काट का मतलब लकड़ी, लकड़ी को फोड़ देता है। और हमने आपको बताया था लाख का भी काम कुछ प्लांट से होता है। तो सर जो लकड़ी देखता है लकड़ी के तोड़ इसी में तोड़ के घर बना के रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वुडपैकर का दिमाग पढ़कर बाहर क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि वो सिर्फ 1 सेकंड में 20 बार पेड़ में चोंच मारकर सुराख कर देता है, और इतनी तेजी से मारने पर वुडपैकर को 1400 जी फोर्स लगता है। ये इतना ज्यादा है कि एक इंसान 100 जी फोर्स लगने पर मर सकता है, लेकिन वुडपैकर 1400 जी फोर्स इस वजह से बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि इसके दिमाग और सर की हड्डी के बीच में एक सॉफ्ट मटेरियल होता है जो कि एक पिलो मतलब कि तकिए जैसा काम करता है, और यही चीज 1400 जी फोर्स वाली एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। क्या आपने कभी ये चीज है, तो इस तरीके से ये भी नुकसान पहुंचा सकता है प्लांट को। ओके, देयर आर बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस जो कि नुकसान पहुंचाते हैं। दीज कैन बी कंट्रोल्ड, देखिए दीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय हर्बिसाइड्स, वीडीसाइड्स एंड फंगीसाइड्स। हर्बिसाइड का क्या मतलब होगा? वीड्स को मारने के लिए। हाँ, मतलब ये भी है जो वीड्स ही हैं जो हर्ब्स सूख जाते हैं, अनवांटेड हर्ब्स, उनको ही मारेंगे। तो जो वाइल्ड ग्रास उग जाती है कोई, वाइल्ड ग्रास है उनको हटा देगा, और वही वीड्स भी हैं, उनके अलग अलग नाम है, वीडीसाइड और हर्बिसाइड एक ही चीज है। सो इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय, बाकी डेफिनेशन अभी हम बता देंगे। सो
This can be controlled by herbicide. साइड का मतलब किलर, हर्बिसाइड का ही दूसरा नाम क्या है? वीडी साइड एंड फंगीसाइड। जो स्प्रे करते हो वो सब क्या होता है? फंगीसाइड। तो फंगस को मारोगे तो फंगीसाइड, और बाकी भी तो और इंसेक्ट्स होंगे पेस्टिसाइड। दूसरे और पेस्ट को मारोगे, और इंसेक्ट को मार रहे हो तो नाम बदल लिया इंसेक्टिसाइड। तो हाँ, लेकिन उन्हें बेचना है। फंगीसाइड प्लांट पे अटैक भी बहुत होते हैं। फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड। वैसे तुम्हारे घर में कॉकरोच या कुछ हो तो तुम पेस्ट कंट्रोलर को बुलाते हो, तब उसे पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड, तो ये सबसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांट्स आर अटैक्ड बाई वायरस, बैक्टीरिया एंड फंगी। प्लांट्स किसके द्वारा अटैक हो सकते हैं? ये चीजें, ठीक है। विच डिक्रीज या लोअर द क्वालिटी ऑफ प्लांट प्रोड्यूस या क्रॉप प्रोड्यूस। ये तीनों लोग उसको डिकलराइज कर देंगे और मार्केट में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। These all are environmental polluting and poisonous, so it damage our ecological balance। ये हमारे पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ते हैं और साथ में हमारी क्रॉप को भी डैमेज करते हैं। फिर भी हमें यूज करना पड़ता है। डीडीटी भी यूज करना पड़ता है। डीडीटी फसलों पे यूज होता था, और ये अभी अमेरिका इन सब जगहों पे नहीं होता है। तो दैट इज डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो, वो ये इथेन, तो इसमें डीडीटी, तो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी, ठीक है। पैरा डाइक्लोरो, डीडीटी, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, ऐसा है। तो अब इसमें ये जो है ये हमारे लिए कैंसर प्रोड्यूसिंग है, तो अमेरिका ने इसको बैन कर दिया है। लेकिन भारत में सस्ता पड़ता है, तो भारत की फसलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये डीडीटी पानी में रन ऑफ हो जाएगा बारिश में, और फिर इसको मछलियां खा लेंगी। नदियों में चला जाएगा, वाटर से नदियों में चला जाएगा, वहाँ मछलियों के पेट में जाएगा, क्योंकि वो गल्प करती रहती ना पानी। तो फिर उससे क्या होगा कि उनकी बॉडी में ये 60 साल में डिकम्पोज होता है। और जो इंसान फिर मछलियां खाएगा, रोज एक मछली खाएगा, तो उसकी बॉडी में उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Whatever harmful chemical we use in our crops, it is also present in plants है। प्लांट उसको ले रहा है ना जमीन से, तो प्लांट के सैप में भी है। और इसके अलावा whatever is left over in soil, it is run off to the nearby water reservoir। ये पास के आसपास के वाटर रिजर्वायर में चला जाएगा। There it is utilized by water bodies। वाटर बॉडीज में जैसे फिश हो गई, क्रैब हो गया, जो भी समुद्री जीव है वो खाए जाएंगे। And ultimately it is consumed by human, because human is at top most level of food chain। ह्यूमन तो सबको खा सकता है, वो सांप को भी खा सकता है, मछली को भी खा सकता है। तो इस तरीके से ह्यूमन के द्वारा ये कंज्यूम की जाएंगी। एंड दीज हार्मफुल केमिकल्स आर अल्टीमेटली रीचिंग इन आवर बॉडी, विच आर नॉट डिकम्पोज्ड इन सेवरल ईयर्स एंड अल्टीमेटली बायोलॉजिकली मैग्निफाइड। इनको जैव प्रवर्धन हो जाता है, यानी जो जैव रसायन है ना, उनका हमारी बॉडी में बढ़त हो जाती है, और अल्टीमेटली इट इज कार्सिनोजेनिक। व्हाट डज इट मीन बाय कार्सिनोजेनिक? ये कर्क रोग को बढ़ाते हैं, यानी कैंसर को बढ़ाने वाले होते हैं। नीम का पानी है, तो इस तरीके से नीम वाटर और नीम टेबलेट्स, इन्हीं सब के, नीम का तेल, इनका छिड़काव करने से सबसे सही है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो ऑर्गेनिक खेती कर रहा है। अगर हम पहले से ही अपनी फसलों में नीम का छिड़काव करेंगे तो लोकस्ट भटकेंगे भी नहीं, उनको वहीं कड़वा कड़वा लग जाएगा। नीम पर किसी भी चीज़ का अटैक नहीं होता। नीम के दातून से ब्रश करने पे दांतों पे किसी भी तरीके के स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का भी अटैक नहीं होता, और हम बचे रह जाते हैं। सो नीम का ही, अगर आप कुछ ना करें, आपने चावल की बोरियों में नीम की पत्तियाँ डाल दें आगे पीछे हर तरफ से, तो आपके चावल की बोरियों में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। वरना फास्फोरस की टिकिया भी डाली जाती है, बहुत लोग बाजार से खरीद के लाते हैं। जो गांव में थोड़े से भी वो हों तो उनको मालूम होगा ऐसे ही अनाज बचाया जाता है, लेकिन वो सब हार्मफुल है। अब देखिए, वीट कंट्रोल मेथड
इंक्लूड्स मैकेनिकल रिमूवल। अब ये नहीं है कि वीड कंट्रोल के लिए तुम वीडीसाइड का यूज करो, तुम हाथ से भी उसे हटा सकते हो। मैकेनिकल रिमूवल कर लोगे तो क्या जरूरत है इन सबको मिलाने की, नहीं। अब क्वेश्चन देखो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions will give the most benefit? Farmers use high quality seeds, do not adopt irrigation and use of fertilizer. उसने अच्छे बीज तो लगाए लेकिन उसने कोई भी इरिगेशन के लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं की, जब बारिश के भरोसे रहा, और फर्टिलाइजर भी नहीं यूज किए, मतलब मैन्योर या फर्टिलाइजर कुछ नहीं यूज किया, तो क्या उसकी फसल अच्छी हो जाएगी? क्योंकि उसने प्लांट सप्लीमेंट तो दिए ही नहीं, सीड अच्छे लिए। एक दूसरा क्या कर रहा है, एक ने ऑर्डिनरी सीड इस्तेमाल किए, उसने खरीदे नहीं, जो इधर उधर से मिल गए तो उसी को यूज कर लिए। इरिगेशन और फर्टिलाइजर यूज कर रहा है। और तीसरा क्या कर रहा है, हाई क्वालिटी सीड भी यूज कर रहा है, और जितनी भी कल्टीवेशन या इरिगेशन टेक्निक्स है उनका इस्तेमाल कर रहा है, इरिगेशन भी कर रहा है, तो सी इसका उसको सबसे ज्यादा फसल मिलेगी। तीसरा है, ये तो हमने देखा स्टैंडिंग क्रॉप के लिए, ड्यूरिंग कल्टीवेशन के लिए। अब क्या होगा, स्टोरेज में प्रोटेक्शन इन ड्यूरिंग स्टोरेज। तो लिखो रीजन, ऐसा भी दिया क्या, वाई, लिखो इस चीज को। सो दैट इज फॉर गुड, हाँ बोलिए, एसी का टेम्परेचर ज्यादा फॉर गुड क्रॉप। देखो, फॉर गुड क्रॉप ऑल, देखिए, along with high yielding variety seeds, the other modern, जो other agriculture measure is to be adopted. To be adopted. ठीक है, हाई वेराइटी यील्डिंग सीड्स विल गिव अस द गुड ग्रेन्स। वो एग्रीकल्चर, आपको मालूम है, एग्रोनॉमिक, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक फीचर्स, वो हमें क्या देंगे, जो हम चाहते हैं। अगर हम अच्छा चारा चाहते हैं तो वो चौड़ी चौड़ी पत्तियां देंगे, और अगर अच्छा हम ग्रेन चाहते हैं, ओके, तो ऑफ तो नहीं करेंगे, पीछे का दरवाजा पर रखेगा, हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अब नहीं आपको लगेगा कुछ भी, आप देखिए। एग्रीकल्चर मेजर टू बी, इट विल गिव अस, HYV हमें क्या देगा बताओ, डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। HYV सीड्स विल गिव अस desired agronomic character या features, while that is care taken during cultivation help plants to grow to reach its maturity. तो अगर आप सिंचाई कर रहे हो, इन सबसे आप आखिर में पाना क्या चाहते हो, लास्ट में एक अच्छी खड़ी फसल ही तो पाना चाहते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें चाहिए। नाउ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। आपने देखा है कि पंजाब में प्लेटफॉर्म में रखा गेहूं, कितनी बारिश होती, कितना सड़ गया, दैट इज रॉटिंग ऑफ ग्रेन्स। तो क्यों, क्योंकि उनको वो बोल रहा है कोल्ड स्टोरेज वाला 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना, कईयों का ट्रक में माल खराब हो जाता है, उसके पास कोल्ड स्टोरेज के पास जगह ही नहीं है रखने के लिए।
कोल्ड स्टोरेज में जो रखवाता है ना, उसमें अपना नाम लिखाएगा, राम स्वरूप, दीना राम ऐसे लिखा देगा, और उसका एक एक बोरे का वो हर महीने का 2 रुपए किराया देता है। ये चीज है। तो अब वहां पर सब लोग जो पहले जाएगा उससे भर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं तो उसमें ये चीज है। रॉटिंग ऑफ ग्रेन्स इन प्लेटफॉर्म। तो कई बार क्या होता है कि ये देखो कि करोड़ सौ रुपए का भारत में तो गेहूं ऐसे ही खराब हो जाता है। ये देखो, ये तो ये देखिए, The story of rotten wheat, which could have fed 70 lakh poor in India, इनको ठीक से ढका भी नहीं गया या उड़ गया। warehouse in Haryana's Ketil. हरियाणा में भी Thousands देखो of ये काला sacks पड़ of गया rotten गेहूं wheat सारा। lying here for 2 years. 2 साल से ऐसे ये खुले में हरियाणा रखोगे तो सरकार कहीं के खाने अंदर लग जाएगा। हरियाणा सरकार हर साल रबी और खरीफ की फसलें की खरीद करती है उसमें। तो ये हम एक जगह करे हैं, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर ये अनाज सड़ता है और हर साल सड़ता है, लेकिन अब की बार ज्यादा तादाद में सड़ा हमारी निगाह में अब की बार आ गया। The story continues to another government that have gotten no response. अच्छा होता तो हम सेंट्रल पूल Responsibility by blaming the Haryana Food Department. According to the person in तो charge of पूरे the भारत में warehouse, सरकार ने खरीद लिया, कई तो सरकार के पास सड़ गया, क्योंकि लोग कहते हैं भाई हमें एमएसपी दो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हमारा गेहूं खरीदो, हम बाजार में नहीं बेचेंगे तुमको। अब तो कोई 30 रुपए गेहूं दे रहा है सरकार, तो किसान कहेगा यही सरकार के पास भेज दो, कहाँ पूरे महीने भर बाहर बेचेंगे। यहाँ एक साथ सरकार खरीद लेगी 30 का, बाहर 35 में बिक रहा है, लेकिन सरकार 30 में लेगी तो भी किसान दे के छुट्टी पा जाएगा, उसको बाजार में बेचना नहीं पड़ेगा। सरकार ने सबका गेहूं खरीद लिया, और कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं, वो कहाँ रखेगी? सरकार ने क्यों खरीदा बताओ? क्योंकि उसको 25 नवंबर को चुनाव में वोट पाना है, गहलोत को, तो उसको तो सरकार बनानी। उसने कहा हाँ हाँ लाओ खजाना खाली करो, सबको खुश करो, लेकिन उस गेहूं का क्या भविष्य है बताओ? अगर उसको आटा बना दे तो और फिर सेल कर, कुछ भी अगर सेल, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, डिस्पोजल, उसको एक्सपोर्ट करें, कुछ कर दे, तो ये सरकार का इनिशिएटिव है। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करती, बहुत सारे देश हायर रेट पर खरीदने को तैयार हैं। मतलब ऐसा भी है ना कि कई 50 रुपए, 60 रुपए किलो, 100 रुपए किलो गेहूं बिकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि सरकार अपना फूड हो या फ्रूट हो बेच देती है। तो सरकार ने लोगों से 15 रुपए किलो प्याज खरीदा, अब बाहर बेच दिया 50 रुपए किलो, अब भारत में प्याज खत्म ही हो गया, अरे 100 रुपए हो गया। और फिर जिसको उसने 50 भेजा था उससे 80 में मंगवा रहे, दे दो, हमारे यहाँ प्याज की कमी हो गई, नहीं तो हमारी सरकार चली जाएगी। कांग्रेस सरकार प्याज से चली गई, तो लोग प्याज 100 रुपए किलो हो गया। पहले 100 रुपए बहुत होते थे, तो मिठाई के डिब्बे में 4 प्याज लेके गिफ्ट कर रहे हैं शादी में, लीजिए आपको प्याज, तो लॉकर में रखते थे। वो समय आ गया था कि प्याज कभी ने देखा ही नहीं था 5। तो सरकार इसलिए डरती है बाहर भेजने से, क्योंकि दूसरे देश से भेज देंगे तो दूसरे देश से जो वो प्याज देंगे वो घटिया क्वालिटी का भी देंगे, महंगा भी देंगे। हमारी प्याज हमने जो उनको 50 में दी थी वो हमको 80 में देंगे, और फिर यहाँ आके हम उसको 80 में हम लेंगे, और फिर हम कहेंगे लो 20 रुपए किलो प्याज, और यहाँ फिर से घाटा सहेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे वोट लेना है। जनता को तुम ये नहीं कह सकते कि 80 के लिए अब 90 में लो, फिर तो वोट नहीं देगी तुमको। हमें क्या करना तुमसे, क्या ले, तुमने हमसे 20 में ली थी 25 में तो जनता ये सब नहीं जानती तुम्हारी टेक्निकल। वो सड़ रहा है तो सड़ाओ, लेकिन बेच दिया तो सरकार फंसी कि नहीं। तो उसे सब देखना होगा कि कितने स्टोरेज की जरूरत है, कब कब जरूरत है। अगर उसके पास बैकअप नहीं है तो सरकार तो दोनों तरफ से गई, और सड़ रहा है तो भी एनडीटीवी ले पहुंच जाएगा वहां। तो ये चीज है, डिस्पोजल मेथड है, लेकिन स्मार्ट सरकार होनी चाहिए, अच्छा प्लानिंग कमीशन होना चाहिए, नीति आयोग। अगर नीति आयोग सही तरीके से काम करें हम बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं, हमारा बहुत लॉस हो जाता है। जितना आयरन हम निकालते हैं और प्योरीफाई करते हैं 1/3 उसका रस्ट हो जाता है, तो नुकसान बहुत है, हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं है। अगला देखिए, इसमें बताया है स्टोरेज और ग्रेन्स को हमें 2 तरीके से बचाना है। ये तुम्हें कौन सा फैक्टर लगता है? ये बायोटिक फैक्टर लग रहा है, ये दैट इज रॉटनिंग का, कि ए बायोटिक? बायोटिक थोड़ी ना, ये बारिश की वजह से हुआ, खुले में रखने पे कहाँ बायोटिक होगा? तुम्हें क्या काला हो गया? बारिश हो गई होगी, धूप पड़ा होगा, मॉइस्चर इन सबसे खराब हुआ है ये। तो जो धूप से, वर्षा से और इन सब से खराब हो, वो कौन सा है? ए बायोटिक। ए बायोटिक तो रेन होता है, फ्रॉस्ट होती है, कोई से चूहे थोड़ी ना खा गए। तुमको क्या लगता है चूहों के खाने से कलर हो सकता है फंगस लग गई हो? तो लेकिन फंगस क्यों लगी?
क्योंकि इसलिए भी लग गई होगी, बारिश के पानी से लग गई होगी। तो मुख्य रीजन इसमें फिर भी क्या रहा, दैट इज एबायोटिक ही रहा। सो आवर ग्रेन इन स्टोरेज इज अफेक्टेड बाय बायोटिक फैक्टर एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर। चूहे भी खा सकते हैं और बारिश भी खराब कर सकते हैं। सो दैट इज, और वहीं जहां एक तरफ अनाज चल रहा है, दूसरी तरफ इतना भी मैनेजमेंट नहीं, कई लोग भूखमरी से मर रहे हैं। दोनों ही चीजें हमारे देश में। तो स्टोरेज लॉसेस is either due to biotic factor, जो factor that is pest, rodent, इन सबसे रोडेंट को ही वर्मिन, कीड़े मकोड़े भी कहा जाता है। जैसे हिटलर ने क्या कहा था कि ज्यूज आर वर्मिन्स, ज्यूज कीड़े मकोड़े की तरह हैं जिनकी पकौड़ों जैसी नाक, यही तो बोला था। हाँ? 6 जैसी नाक होती, पकौड़ों जैसी। तो उनकी वजह से हो सकती है। माइट्स, चींटियों का भी लगना। माइट्स में क्या क्या आती है बताइए? माइट्स में तुमने ये देखा छोटे छोटे स्पाइडर, वो माइट्स हैं। तो माइट्स में दो चीजें आएंगी, आंट भी माइट है और स्पाइडर। आंट भी खराब हो जाएगी, चींटियां छट कर जाएंगी सब फसल तुम्हारी। तो इसके अलावा और घुन भी लग जाते हैं। तुमने ऐसा कोई फसल देखा जिसमें घुन लगा हुआ गेहूं में? नहीं देखा, खोखला कर देते हैं अंदर से। है? तो ऐसा चने में बहुत हो जाता है माइट्स में एंड बैक्टीरिया। इनकी वजह से अगर आपकी फसल खराब हो, और आप ये देख लो पेस्ट में कौन कौन आएंगे, तो पेस्ट में भी बहुत सारे ये इंसेक्ट और पेस्ट एक ही होते हैं, ठीक है, जो ग्रेन्स को खाते। रोडेंट्स में कौन आएंगे? रैबिट और रैट। अब रैबिट तो नहीं जा पाएंगे कोल्ड स्टोरेज में, वैसे तो खराब कर देंगे, बाहर होगा तो खाएंगे। गिलहरी भी नहीं जा पाएगी ना। इसके अलावा एंड एबायोटिक फैक्टर, आइदर ड्यू टू बायोटिक फैक्टर एंड और एबायोटिक फैक्टर। ये रेन की वजह से होगा। सनलाइट, बहुत ज्यादा कहीं पर स्कॉर्चिंग लाइट, तेज धूप पड़े। सर आटा भी सड़ सकता है। सनलाइट, आटा 30 दिन अगर बोरी में है तो उसकी शेल्फ लाइफ 6 महीने है। एक बार खोल दिया तो 20 दिन में बदबू आने लगेगी, तुम्हारे घर का ही आटा। 20 दिन अगर खुला रहेगा तो महक आने लग जाएगी, वो खाते ही नहीं बनेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जितना अगर अच्छी तरीके से बोरी में बंद फ्रेश आटा है तो वही खाने का। एक भी अगर उसमें थोड़ा सा भी छेद है तो मत लीजिए, वो महीना आपका खराब ही जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से पैकिंग होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो 6 मंथ है, जबकि ग्रेन की लाइफ 2 साल तक है। और सैनिकों को जो अनाज खिलाया जाता है वो 10 साल पुराना खिलाया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर देश भुखमरी में हो तो भी सैनिक 10 साल जिंदा रखे जा सकते हैं, क्योंकि उनको 10 साल पुराना खिलाया जा रहा है। फिर अब से 10 साल पहले यानी 2014 का खिलाया जाएगा, फिर 15 का। तो हमने उससे बोला, मेस के उससे जो बना रहा था रसोईया, तुम इस आटे को छान लिया करो, बनाते हो, इतना खाते नहीं बन रहा है उससे। बोला कि अगर हम छानेंगे तो कुछ भी आटा नहीं बचेगा, सब छन्नी के ऊपर रह जाएगा। इससे अच्छा उसमें इतने कीड़े और सब रेंग रहे हैं, तो हम कह रहे ये सब मत खिलाया करो हम लोगों को, कितना ड्यूटी करना पड़ता है सब। तो बोला हम छानेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, फिर रोटी नहीं मिल पाएगी। करे तो करे, अब जो सरकार की नीति की है 10 साल हम जिंदा रखेंगे अपने सैनिकों को, तो रख रहे। बच्चे ही सब्जियां देते हैं। हाँ, रेन, सनलाइट और क्या चीज है, इन सब से स्टोरेज होता है। मॉइस्चर, इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर, ठीक है। बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर, इन सब की वजह से। एंड टेम्परेचर समझ लीजिए, इनएप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन। जहां पर इनको रखा जाए वहां मॉइस्चर भी हल्का फुल्का होना चाहिए और बिल्कुल नमी भी नहीं होनी चाहिए।
मतलब उसका जो एक हाइग्रोस्कोप आता है, जैसे टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर आता है तो हाइग्रोमीटर, जो नमी को देखता है कि उस कमरे में नमी कितनी है। ऐसा ना हो कि सब वाटर पूरा एब्जॉर्ब ही कर ले जाए। अब देखिए इन सब, सो ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इट रिजल्ट्स इन, इससे क्या होगा बताओ, क्वालिटी, कलर, टेस्ट, ऑर्डर ऑफ द ग्रेन्स आर अफेक्टेड। क्वालिटी भी खराब होगी, डिसकलराइजेशन हो जाएगा, टेस्ट भी खराब हो जाएगा। सो ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, क्वालिटी, कलर, ऑर्डर, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और जर्मिनेबिलिटी, जर्मिनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बिलिटी, यानी अगर उनको तुम उन ग्रेन्स को उगाओगे तो वो हो सकता है वो सीड प्लांटलेट्स में बदले ही ना, ऐसा होता है ना, जर्मिनेट ना करें, अंकुर ना निकले, जमीन में उगाना भी पड़ता ना उन्हीं से, तो जर्मिनेट नहीं करेंगे, खराब हो जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि काले गेहूं जर्मिनेट करेंगे? तो जर्मिनेबिलिटी हो जाएगा। और लॉस इन वेट, अगर गेहूं सूख गया तो वो हल्के नहीं हो जाएंगे, दैट इज लॉस इन वेट occurs and its market value decreases. तो जिसने अपना गेहूं कोल्ड स्टोरेज में रखा तो वो 2-2 रुपए देता रहा बोरी का, और जैसे उसने देखा प्याज हो गया 100 रुपए, उसकी तो चांदी हो गई, क्योंकि 15 रुपए किलो बेचा था बोरी का उसने, बोरी में तो 100 किलो होता है, 2 रुपए दिया। अब जैसे ही 6 महीने प्याज आया उसने कहा लाओ मेरा कोल्ड स्टोरेज से मैं बेचूंगा, उसने धड़ल्ले से पैसा कमाया उसका। अब वो भी लड़ेगा, हमने तो अच्छा प्याज दिया था, 6 महीने बाद इसमें हल्का फुल्का ये कैसे आ गया, तुमने क्या कुछ गड़बड़ की है, हमको इसका हर्जाना भी दो, वहां से हर्जाना भी दे। मतलब वो चाहता है कि 6 महीने बाद भी वैसा ही प्याज मिले जैसे हमने दिया था, हम फ्रिज में रखा वैसा हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार से भी लोग इस बात से झड़प करते हैं। तो यही है, कोल्ड स्टोरेज में रख के अपना कमा लिया। अब कई ऐसे भी किसान हैं जो किसान नहीं है, वो कहेंगे हाँ कितने में बेचते हो प्याज, बोलेंगे हम जा रहे हैं सरकार को बेचेंगे, सरकार 15 में ले रही, 18 में बेचोगे हमको, हाँ लाओ। उसने उससे तुरंत 18 में किया, पैसा दिया, खुद कोल्ड स्टोरेज में रखा। देखो चालाकी है, वो सिर्फ रास्ते में खड़ा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, उसने खेती भी नहीं की, उसने इससे 18 में ले लिया और वहां जाकर कोल्ड स्टोरेज में रख दिया, और फिर उस समय निकाला जब प्याज की कीमत बढ़ी। दोनों तरीके के लोग। अब कोल्ड स्टोरेज से भी लोगों का रहता है, वहां जो आदमी है उसको खिलाए रहेंगे आराम से 1-2 लाख रुपए, बोलेंगे हम लेट आए तो भी मेरा ही ट्रक लेना, उन सबका मना करके रखना कि नहीं 2 दिन बाद दिया जाएगा, सरकार ने बोल रखा, पर्चा चिपकवा देगा। और यहाँ पे क्या है कि जो लोगों का नहीं बिका वो मार्केट में खड़े हैं, उनसे ले आएगा, कुछ 15 की लालच में वहाँ खड़े हैं कि नहीं हम अपना रखेंगे, हम बेचेंगे, और जो निराश होकर चले गए उनसे ले करके फिर रख देगा। वो ये इंश्योर करेगा कि मेरा ही माल सबसे पहले अंदर जाए, पैसा खिलाए रहो। हाँ कोल्ड स्टोरेज का इसमें डायग्राम नहीं बनाया तुम्हारे बुक में, ये देखो कोल्ड स्टोरेज तुम्हें देखना चाहिए, तो किसी 7th 8th की बुक में बना था, देखो कोल्ड स्टोरेज इन इंडिया। तो ये ऐसे होते हैं, लहसुन को देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा मटेरियल है जो अभी हम लोग बेचने के लिए हमने पूरा रेडी फिर से कर दिया गया है। तो उसको देख सकते हैं यहाँ पर वार्निंग भी लगाई गई है, सिर्फ 2 लोग पूरे प्लांट को। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे स्टोर की यात्रा करा रहे हैं जिसके अंदर
जो हमारा सेब है, गार्लिक है, अनियन है, संतरा है, इन चीजों को 1 महीने से लेके 8-9 महीने तक स्टोर करके रखा जाता है। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, ये कैसे संभव हो पाता है, पूरी टेक्नोलॉजी हम आपको दिखाएंगे। आज हम पहुंचे हैं वर्धमान एग्रोफ्रेश में प्रोसेसिंग कैसे होती है। अब मैं आपको वो क्षेत्र दिखा रहा हूँ। प्रोसेस होके एकदम सॉर्टिंग रेटिंग होने के बाद बक्सों में भर दिया जाता है। उसके बाद हमारे फोकलिफ्ट से मटेरियल वो पूरा चेम्बरों तक पहुंचा दिया जाता है, जो वहां पर उनकी पूरी स्टैकिंग करा के अंदर उसको स्टोर कर। Attack of grains by rodents and pests. तो कई बार ऐसा होता है कि पेस्ट की वजह से भी अटैक होने लगता है। कोल्ड स्टोरेज में rodents नहीं आ सकते ना? हैं? कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज में नहीं आएंगे, वहाँ ऑक्सीजन ही इतनी नहीं है। तो फिर लोग काम कैसे करते हैं? काम नहीं करते क्या कोई लोग? फसलों की टेक केयर वो अगर देंगे थोड़ी देर के लिए देता है, उसके बाद बंद हो जाता है। वो तो जब फसल खेती पर रखी जाएगी तब सारे खिड़की दरवाजे Storage pests cause damage to crops while in the stores. नहीं दिखाया गया है। ये सब The रोडेंट्स commons, इसमें दिखाया नहीं जा रहा, मुझे खा लेंगे। rats, copra beetle, बीटर ये तीसरे नंबर पे पैदा होता है। बीटर तो ये सब खाते हैं फसलों को, आलू में सब छेद कर देंगे। मौत है, मौत घून है, कीड़े हैं, ये सब उसमें potato tuber moth, तो बहुत सारे हैं, यही सब हैं एंड दे अटैक। अब देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, Why should preventive measures? Preventive measures से अमन तुम क्या समझते हो? हैं? बचाव यानी रोकथाम के उपाय कि जिससे कि हमारी फसलें सड़े नहीं। अगर हम पहले से उपाय करें, नीम की पत्तियां रखें, सब कुछ करें, या फिर वीडीसाइड इंसेक्टिसाइड का यूज करें, इट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। सो किसी भी चीज में प्रिवेंटिव मेजर की जरूरत है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? Why should preventive measures and biological control methods be preferred for protecting crops? सुहाना बताइए ताकि खराब ना हो। कि हमें फसलों को बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेथड या रोकथाम के उपाय की क्या जरूरत है? For future use, now Now, preventive measures are used and biological control method, कुछ भी आप biologically control भी कर सकते हो, should be preferred for protection of crops। तो preventive measures कि हम ऐसा मेथड कुछ भी जो यूज कर रहे हैं अपनी फसलों को बचाने के लिए, दैट इज प्रिवेंटिव मेजर्स। और दूसरा क्या दिया है? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स। इसको देखते हैं वास्तव में यह है क्या। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड फॉर क्रॉप्स, उसमें क्या चीज आ जाएगी? दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड में क्या दिया है? मेथड ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज होता है। तो बायोलॉजिकल बिकॉज इट डज नॉट डैमेज प्लांट्स और लीफ रेसिड्यू। तो हमारे प्लांट में कई तरीके के अटैक होते हैं, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड इज यूज्ड टू प्रिवेंट पेस्ट। पेस्ट को अगर तुम्हें
रोकना है तो बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड यूज करना होगा। तो इसके लिए आप नीम का सैफ, नीम का तेल या नीम की पत्तियों से रखरखाव करें। नीम की टेबलेट भी आती है। तो ये सब है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी बायोटिक फैक्टर को कंट्रोल करना। ठीक है, तो लिखिए प्रिवेंटिव मेथड्स और क्या कहा गया है, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। Preventive methods can be used। तो यहाँ पर बुक में अलग से एक लास्ट पैराग्राफ है, पढ़ो जरा, जो पिछले इंटेक्स्ट से पहले का है उसको पढ़िए। वीड कंट्रोल मेथड से पढ़िए। आर इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल। प्रिवेंटिव मेथड्स जैसे सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब प्रिवेंटिव मेथड्स। प्रिवेंटिव मेथड से क्या होगा बताओ? प्रिवेंटिव मेथड्स तुमने क्यों किया इंटरक्रॉपिंग, ये बताओ नोएल। जैसा कि नोएल ने हम लोगों को बताया कि प्रिवेंटिव ये हमने इसलिए इंटरक्रॉपिंग की कि एक रो का कीड़ा दूसरे गोभी के कीड़े में ना पहुंचेगा। चिली का कीड़ा गोभी ना, चिली का तो गोभी पहुंचेगा ही नहीं, चिली का कीड़ा अगली चिली में ना पहुंच सके, इसीलिए हमने बीच में गोभी का रोड़ा अटका दिया। समझ आई बात कि नहीं? फिर वो चल के जा ही नहीं पाएगा, ढूंढता रह जाएगा, तब तक फसल ही हो गई 3 महीने, वो ढूंढता ही रह जाएगा अगली गोभी कहाँ है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से प्रिवेंटिव मेथड्स में क्या 4 मेथड नोएल ने बताए? क्रॉप रोटेशन, ये सब चीज के, ठीक है। और ये सारा मेथड अगर हम यूज करेंगे तो वो देखो बुक में लिखा हुआ है। तो प्रिवेंटिव मेथड्स सच एज सीड बेड प्रिपरेशन। सीड बेड प्रिपरेशन से कनिष्का तुम क्या समझती हो? जैसा कि कनिष्का, बिल्कुल सही, कनिष्का ने हम लोगों को बताया कि ग्राउंड लेवल होना चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा तुमने टेढ़ा कर दिया तो एक तरफ के सीड में पानी की वाटर लॉगिंग हो गई, तुम पानी डालोगे एक तरफ इकट्ठा होता जाएगा, दूसरे सीड को कभी नहीं मिलेगा, वो सूख जाएगा और ये सड़ जाएगा। तो प्रिपरेशन में तुम्हारे खेत का लेवल एक जैसा होना चाहिए, और उसके लेवलिंग के लिए या तो शुरू में पानी डाल के देख लो, और नहीं तो तुम्हारे पास ये 5 रुपए का यंत्र है स्पिरिट लेवल, तो स्पिरिट लेवल रख के देखो जगह जगह। बबल बीच में होना चाहिए तो तुम्हारा ग्राउंड लेवल है। इसमें बबल दिख रहा है? नहीं। देखा जाना चाहिए बबल। तो बबल इसमें अगर बीच में नहीं है तो ये इसका मतलब जैसे मैंने रखा तो अब ये बीच में अगर आ गया इसके तो समझो ये लेवल है, और नहीं तो अगर इधर जा रहा है किधर जा रहा है तो ये उठा है, उधर जा रहा है तो वो उठा है, तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा उठा है। ठीक है, यही चीज है। ये भी स्पिरिट लेवल है। ये 5 रुपए की आती है पत्ती, रख के देख लो, तो इससे भी आप लोग स्पिरिट लेवल है, ठीक है कि नहीं? ये देख या निकाल के भी पीछे से यूज कर सकते हैं। ना आए तो जमीन ठीक करो, नहीं तो अपने ग्राउंड को ठीक करो। सो दूसरा क्या करना है? टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, तो उसको जो धूप मिलनी चाहिए वो मिले। और फिर क्या करना है? इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के कुछ फायदे हैं कनिष्का की सिर्फ ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग? क्या फायदे हैं? तो प्रिवेंट इंसेक्ट्स। हाँ, यानी अगर एक रो खराब होती तो अगली नहीं खराब होगी। और चौथा क्रॉप रोटेशन, तो सॉइल न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट होता है क्रॉप रोटेशन से, सॉइल सबको देगी रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। देखो बुक में ये भी लिखा है क्या, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड क्या है ये? इसमें ऐसे बीज लेना है, जैसे कौन कौन से हैं? दैट इज सम यूज ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी, यूज ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी। कुछ सेब इतने चमकदार और चिकने होते हैं, या उसका कुछ भी प्लांट की पत्तियां, कि अगर किसी कीड़े ने खाया तो उसके पत्ती खा के ही मर जाएगा, उसमें वैक्स इतना ज्यादा है शाइनी, तो वो कीड़े उस पर नहीं लग पाएंगे। प्लांट रेजिस्टेंट वैरायटी। और क्या करना है?
ठीक है, एंड यूजिंग ऑफ नीम लीव्स। और समर प्लोइंग ये क्यों करा रहा है बताओ? To improve the soil. करेक्ट। इन्होंने कहा कि जमीन को बिल्कुल उलट पलट के समर में रख दो, इतनी स्कॉर्चिंग हीट पड़ेगी मई जून में, मजाल है कोई कीड़ा हमारी जमीन में रह जाए। बोले समर में जरूर उस खेत को अलट पलट दो, जब धूप पड़ेगी तो कीड़े बिलबिलाएंगे, वहीं मर जाएंगे, हमारा खेत कीड़ों फ्री हो जाए। समर प्लोइंग अच्छी चीज है। एंड यूजिंग ऑफ नीम लीव्स भी कर सकते हो, नीम सैप, नीम वाटर। तो समर ये यही चीज है, प्रिवेंटिव मेथड्स। और दूसरा क्या है? समर प्लोइंग यूजिंग ऑफ नीम ऑयल। देखो नीम ऑयल का स्प्रे करो, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। एंड दूसरी चीज नीम लीव्स, इसका स्टोरेज के समय अगर तुमने ये कर लिया, इसको कहते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का सेब है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं यूज किया। 450 रुपए का एक है, खरीदना है खरीदो, नहीं तो जाओ खरीदेंगे अच्छे से। तो बिग बॉस में अमिताभ बच्चन को ला के दिया, बोले 3 सेब दे रहे हैं आपको 1500 पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग के। अब ये देखिए ये क्यों किए जाते हैं, ये क्वेश्चन ये है। ये तो हमने यूज किए, दैट इज दीज आर टू इंप्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। इससे क्या प्रोडक्शन बढ़ जाएगा? क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोटेक्शन भी होगा। क्रॉप का प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ना इससे, क्योंकि जब पेस्ट ही नहीं लगेंगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा। एंड क्रॉप यील्ड, दैट इज प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा भी हो पाएगी। और इससे क्या होगा? ठीक है, बात नहीं करो। दैट इज इट इज दीज आर ऑल्सो इकोलॉजिकली सेफ। दीज आर सर जैसे कश्मीर में सेब उगाए तो सर वो खराब नहीं होंगे? नहीं, इकोलॉजिकली सेफ एंड हार्मलेस, तो ये चीज होती है। तो अगर हम इन सबको यूज करेंगे तो इकोलॉजिकली सेफ है। क्यों सेफ है? क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड, वीडीसाइड का यूज नहीं हो रहा है, इसमें डीडीटी का छिड़काव नहीं हो रहा है। सो इट इज टारगेट स्पेसिफिक एंड हार्मलेस टू अदर बायोटिक एलिमेंट। से अर्थवर्म को नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि तुमने नीम ऑयल का इस्तेमाल किया, इससे अर्थवर्म को कोई नुकसान नहीं। तुमने प्रिवेंटिव मेथड्स यूज किए, क्यों यूज किए? जिससे कि तुम्हें खेत में ये सारी चीजें न डालनी। सर हम पेस्टिसाइड्स छिड़कते हैं तो अर्थवर्म्स मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, What factors may be responsible for losses of grain during storage? Suhana. Insects, rodents, fungi, mites, pests. ये बात सही है। और एबायोटिक में रेन, सनलाइट। सही है। मतलब इन्होंने कहा दो फैक्टर बताए, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक। ये सेकंड का आंसर है। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया मैम? व्हाट फैक्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ, क्योंकि स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स ही तो पूछा गया है। सो बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स। तो व्हाट आर द बायोटिक फैक्टर्स? बायोटिक बताओ कौन कौन सा? 4 बताओ। पेस्ट, रोडेंट, बैक्टीरिया और माइट्स। माइट्स हो सकता है। माइट्स के 2 कौन कौन से हैं? माइट्स के 2 एंड्स, स्मॉल स्पाइडर। हाँ ये सही है। और ये सारे, और एबायोटिक में क्या क्या आएंगे? सनलाइट, हाँ, और ह्यूमिड कंडीशन, ह्यूमिडिटी, यानी इनअप्रोप्रिएट ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी जो आर्द्रता है वातावरण में जल धारण करने की क्षमता, वो सही नहीं है तो तुम्हारी फसलों को फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इसके अलावा फ्रॉस्ट, ज्यादा तुम ये नहीं कि तुम लायो बाहर से अंगूर और फ्रिज में ही डाल के रख दो, फ्रिज में थोड़ी ना रखना है, तो वो खाने लायक होगा क्या?
जब निकालोगे। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का ये पूरा आंसर है। तो स्टोरेज कंडीशन में कौन कौन से यूज होते हैं ये लिख लेना। अब देखिए एनिमल हस्बेंड्री, ये दोनों क्वेश्चन करके दिखाइए। पूछा गया है एक्सप्लेन वन मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन विच इंश्योर्स मॉइस्चर की जगह ह्यूमिडिटी लिख सकते हैं ना, एबायोटिक फैक्टर्स में मॉइस्चर की जगह ह्यूमिडिटी लिख सकते हैं। दैट इज Sir, HYV seeds? Yes, one method of crop production which ensures high yield. तो crop production आपको करना है, ठीक है? तो using HYV seeds, हाँ, timely irrigation, second method, ठीक है? Supplying, ये, ठीक है? तो वन मेथड लिखना है, वैसे कुछ भी लिख सकते हो, हाँ। तो दैट इज यूजिंग HYV seeds timely irrigation, ये अलग अलग मेथड हैं, ठीक है? एडिंग फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स, कंपोस्ट एंड वर्मी सारे देखो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये सब उसी लाइन के हैं, कुछ भी ज्यादा भी पूछ ले तो मैन्योर्स। इसी तरीके से यूजिंग पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स, या रिमूवल ऑफ वीड्स और यूजिंग पेस्टिसाइड्स। हम क्यों लिखें कि वीडिसाइड यूज करो, हाथ से रिमूव करो, रिमूवल ऑफ वीड्स यूजिंग। वीडिसाइड गलत हो जाएगा। कोई भी चीज है वो पौधों को मार रही तो तुम्हारे प्लांट को भी नुकसान पहुंचेगी। तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुमने वो ले करके स्प्रे कर दिया मॉस्किटो किलर का और फिर अपनी नाक में भी स्प्रे करवा कर, तो ये तो नुकसान तो पहुंचाती नहीं, तो क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वहीं चक्कर आके गिर जाएगा। तो इस तरीके से यूजिंग पेस्टिसाइड, दीज आर द वेरियस मेथड्स। ये किसके लिए यूज होते हैं, ठीक है? यूज्ड for crop production. Anything which can harm a small insect can harm us also. इतनी बात जान लो, कोई भी चीज जो किसी को भी मारेगी वो हमें भी मार सकती, थोड़ी मात्रा में मारेगी हमें नुकसान पहुंचाएगी। Now, why are manures and fertilizers used in fields? So manures and fertilizers are used to add nutrients to field, to add nutrients. न्यूट्रिएंट्स ना लिखना चाहो तो प्लांट सप्लीमेंट भी लिख सकते हो, टू फीड, ठीक है? ये सारी चीजें, मैन्योर इंक्रीजेस द फर्टिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉइल, वाइल फर्टिलाइजर्स ये क्या करते हैं, रिप्लेनिश द लॉस्ट सॉइल न्यूट्रिएंट। दो चीजें बताई गई। तो मैन्योर क्या करता है, मैन्योर increases soil fertility and texture, while fertilizers are used to give higher growth.
What are advantages of intercropping and crop rotation? So कीड़े एक दूसरे के अंदर नहीं जाएंगे। हैं? हाँ। सेम क्रॉप की कीड़े ट्रांसफर नहीं होंगे। Advantage of intercropping. तुम्हें नोयल फीवर है क्या? अच्छा, तो एक एडवांटेज बता दो जब नहीं फीवर है इसी बात पे। वो बात नहीं कही गई थी, जात पे ना पात पे, इंदिरा जी की बात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब ये बोला जाता था, इंदिरा जी की अंतिम इच्छा अटल बिहारी चलावे रिक्शा। इसी तरीके से हाँ बोलो। The insects of one crop are not able to transfer production increase ठीक है, another crop. चलो इंटरक्रॉपिंग का वन एडवांटेज लिखते हैं। इन्होंने बोला कि बहुत सारी चीजें बोली, तो इस तरीके से इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। ठीक है, नाउ प्लांट्स आर लेस likely to get attacked by plant diseases. Plant diseases कम अटैक होंगे नहीं? लेकिन अगर कंटामिनेशन हाँ बोलो। अगर एक्सेप्ट हो सकती है क्या? हम बताइए। प्लांट डिजीजेस एक से दूसरे में से ट्रांसफर हो सकती है? नहीं, हर प्लांट की अपनी डिसीज है। तुम अगर ये पूरी बोतल खर्च कर दो मिर्च का जो इंसेक्टिसाइड है वो टमाटर पे, उसका एक कीड़ा नहीं मरेगा। जो नाम से आते हैं कि फॉर टोमेटो, फॉर चिली, तो अगर तुमने इंटरक्रॉपिंग की है तो 4 तरीके के, ये बिल्कुल सही बात है कि इंसेक्टिसाइड मैनेजमेंट पे हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा वेस्ट होगा इंसेक्टिसाइड। इंटरक्रॉपिंग में वेस्ट होता है, लेकिन चूंकि एडवांटेज पूछा गया है तो 2 एडवांटेज अभी हमने क्या बताए? बोलो नमन। There is less chance of getting दैट इज प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ेगा। अब प्लांट्स आर plant getting attacked by the ये देखो, सो इंक्रीजेस प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, और दूसरा प्लांट्स आर लेस लाइकली टू गेट अटैक्ड by plant disease. दूसरी चीज इंटरक्रॉपिंग में इट सेव्स लेबर एंड टाइम। एक फसल उगा रहे हैं, दोनों का अलग अलग फोटो पीरियड है, पता चला 2 महीने बाद वो उगाई तो हर महीने तुम्हें कुछ ना कुछ मिलता रहे। जैसे मैं ऐसा करूं कि 8th के बच्चों से अप्रैल में फीस लूं और 9th के बच्चों से मार्च में, अप्रैल मई में लूं और फिर जून में लूं, तो जून में सब बच्चे छुट्टी चले जाएंगे 10th वाले, फिर कोई फीस नहीं देगा। ऐसा भी तो हो सकता है। तो मुझे हर महीने आय मिलती रहेगी कि नहीं? और सबसे अगर मैं अप्रैल में ही लूंगा तो बाकी के 5 महीने क्या करूंगा? बाकी तो दैट मीन्स कि अगर किसान को अलग अलग महीने अलग अलग खेती मिलती रहे, कुछ 1 महीने में उगाए टमाटर, 2 महीने में मिर्च उगाई, तीसरे महीने में पपाया उगाया, तो फिर सही रहेगा कि नहीं? तो इंटरक्रॉपिंग के फायदे हैं। और तीसरी चीज क्या है कि मतलब प्रेशर ऑन सॉइल न्यूट्रिशन इज लेस, सो दैट इज सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन्ड। Soil get chance to replenish its nutrients and soil can easily supply nutrition. ये सारी है। अब ये देखिए एडवांटेज ऑफ मयंक क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का एक एडवांटेज बताओ। मतलब ऐसे घुमा घुमा के ग्राम इधर, wheat इधर, pulses इधर। soil get a chance to replenish its nutrients, same ही होगा। Advantage of crop rotation। तो इसमें एक बहुत सारी चीजें सही हैं। इट इम्प्रूव्स सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी, और जैसा चंदन ने बताया
soil gets chance to replenish its lost nutrients. जब तुम पहले दाल उगा रहे हो फिर गेहूं, तो अब उससे कोई नाइट्रोजन तो नहीं मांग रहा है, तो 3 महीने में वो 6 महीने में नाइट्रोजन बना लेगी. So soil get chance to replenish its. दिव्या, एक इसका मुख्य है जो हमने अभी तक नहीं बताया, वो तुम बता दो, और वो तुम ही बता सकते हो, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा है. यस, देखो मैंने बोला ही था कि इफ वन क्रॉप इज लॉस्ट, आप भी वही बता रहे हो, देन फार्मर कैन गेट मनी फ्रॉम अदर क्रॉप्स. बहुत अच्छा बताया है. इफ वन क्रॉप इज लॉस्ट, then farmer can make money from other crops. अगर लॉस्ट हो गई या फेल हो गई या प्राइजेस गो डाउन, 3 अलग अलग चीजें हैं, तुम तीनों लिख लो. लॉस हो गई, फेल हो गई या प्राइस गॉन डाउन, तो तीनों ही केस में किसान की चांदी चांदी है. उसे सोना का, किसान को सोना का नसीब है, उसे तो जागते रहना है. नाउ इसमें भी इट मिनिमाइज द पेस्ट इन्फेक्शन, क्योंकि जो दाल के कीड़े हैं 3 महीने बाद, अब वो दाल पे तो कीड़े लगेंगे नहीं, वो गेहूं आ गया तो उनको फिर वही बात हो गई, उनको बोरिया बिस्तर समेट के चल खुसरो घर आपने. तो इट मिनिमाइज पेस्ट इन्फेक्शन. इतना ही रखते हैं. वेलकम सर, मेरा वो 5 तारीख वाला 5 वाला 5 तारीख वाला पेपर करेक्ट नहीं कर रहा है. मैं भूखा तो होगा यार. ये लो, सेकंड तुम्हारा फर्स्ट हो, सेकंड फर्स्ट कौन है तो अभी कौन है? पैसे नहीं भाई, दे दो 24% पर डे का इंटरेस्ट से लूंगा, वो भी कंपाउंड देख रहा है सर. मेरे को 5 के 4 इसको क्लास में जाके बेचेगा मुझे भाई. बहुत तो पैसे भी जाते हैं उनको देगा. अरे यार नहीं चला उसके ऊपर ही. ये तो अपने ही वेलकम.